साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मैं हूं पवन गोदारा, लेक्चरर इन इंग्लिश राजस्थान से। और आज अपन करने वाले हैं ओन इज ब्लाइंडनेस पोएम बाय जॉन मिल्टन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी उसके अंदर ऐड किए गए हैं। मित्रों, अगर आप आरपीसी स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हो या अदर कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपके सिलेबस में ओन इज ब्लाइंडनेस है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि अपने सारे जो पॉसिबल क्वेश्चंस है वन इज ब्लाइंडनेस के वो कंप्लीट करने वाले हैं, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रेज हो, इंक्रीज हो जाना चाहिए कॉन्फिडेंस की कोई क्वेश्चंस मेरा रॉन्ग नहीं होगा। तो आप भी क्या करें, इस सेशन के जब भी मैं आपको आंसर बताऊं उससे पहले आप भी मन में सोच के बताएं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। ये आपका एक टेस्ट हो जाएगा। मेरे आंसर बताने से पहले आप बिल्कुल सोच लें मन में, और कितने क्वेश्चन आपके राइट होते हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, ताकि मैं आपकी प्रोग्रेस को जान सकूं। तो मित्रों, अपने अभी तक पार्ट 3 कर लिए हैं और ये ओन इज ब्लाइंडनेस का पार्ट 4 है, यानी अभी अपने 1 से लेके 60 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो आज अपन करेंगे 61 से। लेकिन अगर आपने पहले वाली सीरीज नहीं देखी है तो अगर आप पार्ट फर्स्ट से देखना चाहते हैं, ताकि आपके एक अच्छी तरीके से ओन इज ब्लाइंडनेस के बारे में थॉट है वो डेवलप हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पे पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के आपको लिंक मिल जाएंगे। इसके अलावा ओन इज ब्लाइंडनेस के आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है उस पर जाएं और वहाँ से आप फाइल सेक्शन में ओन इज ब्लाइंडनेस से सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी नोट्स वहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। तो मित्रों, आज की जो क्वेश्चंस की सीरीज है वो अपने स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 61। द फिगर ऑफ स्पीच इन बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मरिंग सून रिप्लाइज इज। ये जो क्वेश्चन आया हुआ है मित्रों, ये आरपीसी स्कूल लेक्चरर के अंदर आया हुआ है 2018 में, कि इस लाइन के अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच दिया गया है। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सुन रिप्लाइज। पेशेंस है वो क्या करता है, वो मर्मर को रोकता है और रिप्लाइज करता है। तो क्या सिमली है इसमें? सिमली में लाइक एज वर्ड होते हैं तो वो तो नहीं है। मेटाफर है इसके अंदर, किसी प्रकार की कोई तुलना नहीं हो रही है, ये भी नहीं है। एलग्री भी इसमें नहीं है। तो क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि पेशेंस को क्या कर दिया गया है, पेशेंस को, धैर्य रोकता है, यानी एज लिविंग बींग उसको यूज किया गया। तो डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 62 देखते हैं। देट मर्मर सून रिप्लाइज। हेयर द वर्ड मर्मर मीन्स, कि जो बड़बड़ाहट है उसको जल्दी से रिप्लाई दिया जाता है। मर्मर का क्या अर्थ है? कंप्लेंट्स, मैसेंजर्स, पॉइड्स इनर वॉइस, पॉइड्स हार्ट। तो पॉइड्स हार्ट भी नहीं है, इनर वॉइस भी नहीं है, मैसेंजर भी नहीं है। क्या हो जाएगा? कंप्लेंट्स। ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 63 क्वेश्चन पे आते हैं। द एक्सप्रेशन विच इज डेथ टू हाइड। एक्सप्रेशन है जिसका अर्थ है कि जो एक एज छुप गया है, जिस तरीके से डेथ होती है। तो इसमें क्या अर्थ है इसका? मिल्टन शुड नॉट हाइड डेथ। मिल्टन अपनी हाइड डेथ है उसको हाइड उसको नहीं करना चाहिए। गॉड शुड नॉट हाइड मनी। गॉड को मनी हाइड नहीं करना चाहिए। द पनिशमेंट गिवन टू द सर्वेंट इन द पैराबल। और सर्वेंट को क्या उस कथा के अंदर, पैराबल के अंदर क्या दिया गया थी? पनिशमेंट दी गई थी। मिल्टन पोइटिक टैलेंट इज इक्वल टू डेथ। मिल्टन का जो पोइटिक टैलेंट है वो क्या है, अब डेथ के समान है। तो इसमें वही बात है कि पोइट ब्लाइंड है, इस कारण उनका जो टैलेंट है एक तरीके से उनकी डेथ हो गई है उसकी। तो ये सारे ऑप्शन इनकरेक्ट है, डी है वो करेक्ट है। 64 पर आते हैं। मिल्टन बिकम कम्प्लीटली ब्लाइंड इन 1652 एट द एज ऑफ। तो एक तो क्वेश्चन यही मिल गया आपको कि मिल्टन की कम्प्लीटली ब्लाइंड कब हो गए थे वो? 1652 को। तो और एज कितनी थी उस समय? 44, 54, 45 और 42। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? 44। ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। 65 पे आते हैं। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, मिल्टन वाज वेटिंग फॉर। जो क्या है, हमेशा सेवा करते हैं, जो खड़े रहते हैं और वेट करते हैं वो भी क्या सेवा करते हैं। मिल्टन क्या वेट कर रहे हैं वहाँ पे? कॉइन्स फ्रॉम द गॉड, जो भगवान के सिक्कों का वेट कर रहे हैं वो। पोइटिक टैलेंट टू बी गिफ्टेड बाय गॉड। पोइटिक टैलेंट जो गिफ्ट दिया जाना है गॉड के द्वारा। ए मिरेकल टू हैपन, एक चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं। एन अपॉर्चुनिटी टू राइट द ग्रेट पोएम इन प्रेज ऑफ गॉड। और एक अपॉर्चुनिटी जो क्या करना चाहते हैं वो, कि इससे मैं अपना क्या कर सकूं, भगवान के प्रति पोएम लिख सकूं। तो वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनको एक अवसर मिलना चाहिए जिससे वो पोएम्स लिख सकें गॉड के प्रेज के लिए। तो डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 66।
माई सोल मोर बेंट दिस लाइन शोज, ये माई सोल मोर बेंट है, मेरी आत्मा झुकी हुई है, इसका क्या अर्थ है, क्या दिखाता है ये? मिल्टन वाज बेंट इन पेन, दर्द से मिल्टन क्या है, झुके हुए हैं। मिल्टन वांट टू सर्व गॉड बाय पोइट्री, मिल्टन क्या है, पोइट्री के द्वारा गॉड की सेवा करना चाहते हैं। मिल्टन हैज ए लाइफ लॉन्ग डिटर्मिनेशन टू राइट ए ग्रेट पोएम्स इन गॉड्स ग्लोरी, मिल्टन के क्या एक दृढ़ निश्चय है कि वो क्या करना चाहते हैं, पोएम लिखना चाहते हैं भगवान की ग्लोरी के अंदर। तो दर्द से तो कोई जुड़ा हुआ है नहीं इसमें, बी ऑप्शन भी सही है कि वो अपने पोइट्री लिखना चाहते हैं और डिटर्मिनेशन भी है उनकी, तो डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एट लास्ट मिल्टन फाइंड्स कंफर्ट इन हिज सोरोज, अंत में मिल्टन क्या करते हैं, अपने दुख से कंफर्ट प्राप्त कर लेते हैं, किससे? बाय राइटिंग हिज पोएम्स, अपनी पोएम लिखकर, बाय बियरिंग सफरिंग ऑफ लाइफ, और अपने सफ़र है, अपने कष्ट है उनको सहन करते हुए, बाय वर्शिपिंग गॉड, और गॉड की पूजा करते हुए, बाय सर्विंग गॉड बाय पेशेंटली वेटिंग एंड बाय सरेंडरिंग टू द विल ऑफ गॉड, गॉड की सेवा बड़े ही क्या है धैर्य से वो क्या कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं और अपने अपने खुद को सरेंडर कर दिया है गॉड की इच्छा पे। तो पोएम्स लिखकर भी नहीं कंफर्ट प्राप्त करते हैं वो, ना सफ़र को ना वो वर्शिप को, डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 68। मिल्टन सोनेट ऑन इज ब्लाइंडनेस ओपन्स एंड होप एंड क्लोजेज डेस्पेयर, मिल्टन का जो सोनेट ऑन इज ब्लाइंडनेस वो आशा से तो क्या चलता है, शुरू होता है और खत्म हो जाता है निराशा में। एक्सप्रेसेज ओनली डेस्पेयर एंड एंगर एट गॉड्स इनजस्टिस, या वो सिर्फ क्या है वो व्यक्त करते हैं अपनी डेस्पेयर को, निराशा को, और एंगर को गॉड के अन्याय के सामने। ओपन्स विद ए मूड ऑफ डेस्पोडेंसी एंड क्लोजेज विद क्वाइट रेजिग्नेशन, उनका जो पोएम शुरू तो होती है वो निराशा से शुरू होती है और निराशा के बाद खत्म जो होती है तो पूरा उसको त्याग प्राप्त हो जाता है। ओपन्स विद ग्रीफ एंड क्लोजेज विद डीपर ग्रीफ, वो क्या उदासी के अंदर, दुख के अंदर तो शुरू होती है पोएम और अंत में बहुत ज़्यादा दुख में ख़त्म हो जाती है, तो ये बात नहीं है। ए बी और सी, ए बी और डी सभी रॉन्ग है। जो सी ऑप्शन है अपना ये करेक्ट हो जाएगा कि निराशा का जो मिल्टन है शुरुआत में निराश होते हैं और लास्ट में वो बिल्कुल समर्पित हो जाते हैं। 69 पे आते हैं। द सेंट्रल थीम्स ऑफ मिल्टन सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस आर, भी अपना जो मुख्य केंद्रीय भाव क्या है सोनेट का? लिमिटेशन, लाइट, ड्यूटी एंड सबमिशन, की हमारी लिमिटेशन भी होती है, लाइट के बारे में बात की गई है, रोशनी के बारे में, ड्यूटी के बारे में, और सबमिशन समर्पण के बारे में। एक्सपेक्टेशन, वरी, डेस्पेयर, हेट, या किसी आशा के बारे में, चिंता के बारे में, निराशा के बारे में, घृणा के बारे में। एंगर, जेलसी, हेट एंड वायलेंस, होप, फियर, डेस्पेयर, इनवी, तो ये सारे नेगेटिव वर्ड है मित्रों, ये तो है ही नहीं वैसे भी। ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग में वो क्या है, लिमिटेशन को देखते हैं, भी गॉड की भी कुछ लिमिटेशन है, ठीक है, और लाइट है, उनकी आई साइट के बारे में बात होती है, ड्यूटी के बारे में बात होती है, और लास्ट में समर्पित हो जाते हैं, तो ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मित्रों 70 नंबर। मित्रों इतने इतने अच्छे क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं तो आपका एक लाइक तो बनता है, और आशा करता हूँ कि आपने लाइक कर दिया होगा। द पोएम ऑन इज ब्लाइंडनेस इज, पोएम ऑन इज ब्लाइंडनेस है एन इंटरपर्सनल पोएम, एन इंट्रापर्सनल पोएम, ए मल्टी पर्सनल पोएम, ए मल्टी सोशल पोएम। तो क्या है ऑन इज ब्लाइंडनेस? एक इंटरपर्सनल पोएम, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की ओर, तो ये बात तो इसमें नहीं है। मल्टी पर्सनल, बहुत सारे लोगों की बात नहीं है। मल्टी सोशल की भी बात नहीं है, मिल्टन के खुद की बात है। इंट्रापर्सनल होता है खुद के मन की बात, तो बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 71 क्वेश्चन पे आते हैं। द लाइन वेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट सजेस्ट मिल्टन्स, सबसे पहली लाइन है वेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, ये मिल्टन का क्या दिखाती है? डेस्पेयर एंड हेल्पलेसनेस, क्या मूड दिखाती है ये? निराशा और असहाय की स्थिति को दिखाती है। इम्पेशेंस को दिखाती है, अधीरता को, यानी वो धैर्य नहीं है उनके अंदर। बिलीफ इन गॉड, या भगवान के अंदर भरोसा दिखाती है, या एफर्ट एंड इंटेंशन दिखाती है। तो ये कुछ नहीं है। सबसे पहली लाइन से हमें मूड का पता चल जाता है कि वो बहुत ज़्यादा निराश है अपनी आई साइट को लेकर। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट सजेस्टेड दैट वी ऑल हैव ए प्लेस इन दिस वर्ल्ड वेदर वी हैव, ये जो लास्ट लाइन है अपनी, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ये सजेस्ट करती है कि हमारा वर्ल्ड में एक पोजीशन है, हमारी एक स्थान है, चाहे हमारे पास हो या नहीं हो। वेटेड ए लॉन्ग टाइम, चाहे हमने लंबा इंतजार किया हो, चाहे हमारे को डिसेबिलिटी हो। सर्वड ए लॉन्ग टाइम, चाहे हमने बहुत लंबे टाइम से सेवा की हो। नन ऑफ द अबव, या नहीं। तो हर किसी का स्थान है, चाहे किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी हो। तो बी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चाहे आप अंधे हो, कुछ भी अपने शरीर के अंदर शारीरिक तरीके से, मानसिक तरीके से कोई दिक्कत है, फिर भी क्या है, मिल्टन का सुझाव ये है कि किसी भी डिसेबिलिटी कोई भी हो, लेकिन हमारा वर्ल्ड के अंदर अपना एक प्रॉपर प्लेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मित्रों 73 नंबर। व्हाट इज द वॉइस ऑफ दिस पोएम? इस पोएम की वॉइस क्या है? द वॉइस ऑफ दिस पोएम इज ए मैन हु इज फ्रस्ट्रेटेड विद हिज इनकेपेबिलिटी ऑफ सर्विंग गॉड। कि इसमें कविता का जो मुख्य भाव ये है कि इसमें एक व्यक्ति होता है जो अब फ्रस्ट्रेटेड हो गया है क्योंकि वो गॉड की सेवा नहीं कर पा रहा है, इनएबिलिटी या इनकेपेबिलिटी है उसके अंदर। द वॉइस ऑफ द पोएम इज ए मैन हु इज ब्लाइंड एंड डजंट वांट टू लिव एनी मोर। एक व्यक्ति है जो क्या है, वो ब्लाइंड है और अब वो क्या है, ज़्यादा जीवित नहीं रहना चाहता। द वॉइस ऑफ द पोएम इज रिटार्डेशन ऑफ द लाइफ ऑफ ए मैन ड्यू टू लैक ऑफ विजन। और इसमें ये भाव है कि एक व्यक्ति है जिसकी लाइफ है वो कष्टों से भरी हुई है क्योंकि उसकी नज़र कमज़ोर है। द वॉइस ऑफ द पोएम इज अबाउट ए मैन हु इज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ हिज डिजीज। इसमें मुख्य भाव ये है कि एक व्यक्ति है वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो गया है क्योंकि वो एक बीमारी के कारण, तो बीमारी वाला ऑप्शन भी नहीं है, नज़र कमज़ोर भी नहीं है, जीना भी वो चाहता है, ऐसी बात नहीं है। तो ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा मित्रों। 74 पे आते हैं। इन द लाइन एयर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट द अंडरलाइन वर्ड शोज। अंडरलाइन वर्ड के अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बताना आपको? डार्क वर्ल्ड, और जैसे डेज और डार्क के अंदर, वर्ल्ड और वाइट के अंदर, तो क्या हो जाएगा? सिमली या लाइक और एज इसमें है नहीं। ओनोमेटोपोइया कोई ध्वनि अनुकरणात्मक शब्द है नहीं। पर्सोनिफिकेशन किसी का यहाँ किया नहीं है। ये क्या हो जाएगा? डेज और डार्क है, ये रिपीट हो रहा है तो एलिट्रेशन हो जाएगा। वर्ल्ड और वाइड भी रिपीट हो रहा है, तो बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इन द लाइन एयर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड द फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन अंडरलाइंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसमें कौन सा क्या हो जाएगा? डार्क वर्ल्ड के अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो सिमली तो इसके अंदर है ही नहीं। ट्रांसफर एपिथेट मित्रों होता है किसी नाउन के आगे एडजेक्टिव लगा दिया जाता है, उसके अर्थ चेंज हो जाता है। जैसे डार्क वर्ल्ड, तो वर्ड के आगे डार्क लगा दिया गया तो इसमें ट्रांसफर एपिथेट भी है क्योंकि वर्ल्ड एक नाउन है और डार्क क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव लग गया इसके आगे। तो इसका अर्थ एक तो डार्क वर्ल्ड मतलब पूरा अंधेरा विश्व नहीं हुआ है, इसका अर्थ ब्लाइंडनेस के लिए है। ठीक है, इसके बाद में अगला जो पन होता है, पन का भी एक अर्थ ना होकर ज़्यादा अर्थ होते हैं, तो इसमें डार्क वर्ल्ड किसके लिए यूज हुआ है? उनकी ब्लाइंडनेस के लिए यूज हुआ है, तो इसमें ट्रांसफर एपिथेट भी है और पन भी है, तो ऑप्शन अपना डी करेक्ट हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मित्रों 76 नंबर। इन द लाइन एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइट द फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड हेयर। जो एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड है, इसके अंदर कौन सा लिटरेरी टर्म यूज किया गया है? पन, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, सिमली। तो इसमें कोई एज और लाइक तो वर्ड है ही नहीं मित्रों। पर्सोनिफिकेशन भी कहाँ है? इसके अंदर नहीं है। मेटा पर भी इसमें किसी प्रकार की तुलना नहीं हुई है, तो इसमें क्या हो जाएगा मित्रों? टैलेंट वर्ड का, टैलेंट वर्ड है, इसका अर्थ क्या है यहाँ पे? ये टैलेंट वर्ड का अर्थ है पोएटिक एबिलिटी, तो ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इन द लाइन दो माई सोल मोर बेंट द फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड हेयर। इस लाइन के अंदर दो माई सोल मोर बेंट, इसमें कौन सा लिटरेरी टर्म यूज किया गया है? फेलेसी, ऑक्सीमोरोन, मेटाफर, सिमली। तो इसमें फेलेसी का भी यूज नहीं किया गया है, ऑक्सीमोरोन का भी यूज नहीं किया गया है, और सिमली का इसमें बिल्कुल अपन को स्पष्ट दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा? मेटाफर। मेटाफर क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो सोल है ना मित्रों, इसको आत्मा वैसे झुक नहीं सकती है, इसको क्या तुलना की गई अपने फिजिकल जो भौतिक चीज है उसके अनुसार अपन को क्या इसमें मेटाफर के लिए इसका यूज किया गया सोल का यहाँ पे, तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। डथ गॉड एग्जेक्ट डे लेबर लाइट डिनाइट द लाइन इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। ये लाइन किसका एग्जाम्पल है? सिमली का, पर्सोनिफिकेशन का, एलेजी का और रिटोरिकल क्वेश्चंस का। तो ये क्या हो जाएगा मित्रों? सिमली भी नहीं है, पर्सोनिफिकेशन भी नहीं है, एलेजी भी नहीं है, क्या हो जाएगा? रिटोरिकल क्वेश्चंस। खुद ही क्वेश्चन करना और उसका आंसर देना होता है रिटोरिकल क्वेश्चंस। डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मित्रों 79 नंबर। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज द फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड हेयर। कि पेशेंस है वो क्या करता है? मर्मर का रिप्लाई करता है, तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच क्या है? ऑक्सीमोरोन, पर्सोनिफिकेशन, पैराडॉक्स, प्लॉट। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑक्सीमोरोन भी नहीं है, इसमें हो जाएगा भाई पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि पेशेंस को पर्सोनिफाइड किया गया एज ए लिविंग बीइंग। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर पे। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हेयर।
जो हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक लाइन है, इसके अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है? मेटाफर, एपिग्राम, मीटर, मेटोनमी। तो मेटोनमी इसके अंदर नहीं है मित्रों, मीटर भी नहीं है, एपिग्राम भी किसी प्रकार की कहावत इसमें नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा? मेटाफर हो जाएगा, क्योंकि जो योग वर्ड है ना मित्रों, योग जो है इसका अर्थ इससे तुलना किससे हो रही है? बर्डन से या रिस्पॉन्सिबिलिटी से हो रही है, गॉड के विल से हो रही है। तो मेटाफर इसके अंदर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट। तो मित्रों ये थे आज के अपने क्वेश्चंस। अगर आपको आगे की सीरीज देखनी है, पार्ट 5 भी देखना है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां पे आपको पार्ट 5 का भी लिंक मिल जाएगा। अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाकी है मित्रों। या आपको इसी स्क्रीन के ऊपर मैं यहाँ पे डाल दूंगा जो लिंक वीडियो का, वहां से आप क्या कर सकते हैं, क्लिक करके उस पर अगला वीडियो देख सकते हैं, आगे के क्वेश्चंस ऑन इज ब्लाइंडनेस के देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा मित्रों, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स को और ग्रुप्स के अंदर ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और कमेंट है आपका, एक एक कमेंट मुझे एनर्जी देता है। तो आप एक प्यारा सा, चाहे आप थैंक यू का कमेंट बोलो, छोटा सा कमेंट करो, लेकिन करना जरूर है मित्रों आपको कमेंट, ताकि क्या है मेरी एनर्जी बढ़े और आपके लिए नए नए मैं सेशंस लेके आता रहूँ। तो मित्रों जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी आप बस बड़े ही मन से, लगन से प्रिपरेशन करनी है, एक भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ना। ऐसे किसी कोई भी टॉपिक आप करो तो उसके इतने ज़्यादा क्वेश्चंस करो कि आपके मन में ऐसा होना चाहिए कि कोई क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, मेरे अगर इतनी सारी प्रैक्टिस कर रखी होगी तो कोई क्वेश्चन रॉन्ग कहाँ से होगा। तो इसी तरीके से मैं ये सीरीज आपके लिए लेके आया हूँ कि आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। और अगर आप लाइक करते हो तो मेरा आशीर्वाद आपके साथ है मित्रों। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।